विवेक जी, आपको कोई डाउट है? नहीं सर। चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ लिया था? हम लोगों ने फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज पढ़ लिया, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज पढ़ लिया, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज भी डिस्कस कर लिया। अब हम फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज स्टडी करने जा रहे थे। और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज को बोला था मैंने, यार ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैंने बताया था कि फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज को हमने मल्टीपल नाम दिए थे। इसको हमने नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज का नाम भी दिया था, वेरी हाई लेवल लैंग्वेज का नाम भी दिया था। यही नाम दिए थे हम लोगों ने। यस। ठीक है। अब धीरे धीरे अगर हम देखें यहाँ पे ध्यान से, तो अगर आपको याद हो, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज के अंदर मेरे पास कोई भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं था। सेकंड जनरेशन लैंग्वेज की बात करूँगा तो असेंबलर। असेंबलर था मेरे पास। और अगर मैं थर्ड जनरेशन लैंग्वेज की बात करूँगा तो कंपाइलर कंपाइलर। था मेरे पास। ठीक है जी। अब आपको अगर याद होगा तो मैंने अगर आपको याद हो बताया था कि हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर 6 तरह के होते हैं हमारे पास। उसमें से मैंने बताया था एक नाम होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जहाँ पे बताया था मुंह पे लगा दी काई। ठीक है, तो मैंने आपको असेंबलर के बारे में जानकारी दे दिया और कंपाइलर के बारे में जानकारी दे दिया। किसके बारे में जानकारी मैंने आपको नहीं दिया? इंटरप्रेटर के बारे में नहीं दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये जो हमारा असेंबलर था वो सेकंड में आया था, कंपाइलर हमारा थर्ड में आया था, तो इंटरप्रेटर ज़रूर हमारा फोर्थ में आया होगा, तभी आपने जानकारी नहीं दिया, है ना? ये दिमाग में विचार आ रहा होगा कि इंटरप्रेटर हमारा फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में आया होगा। पर इंटरप्रेटर हमारा फोर्थ में नहीं आया था, ये भी हमारा किस में आया था? थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में आया थर्ड। था। ठीक है। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि सर एक बात बताओ, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के अंदर आपका कंपाइलर भी आ गया, इंटरप्रेटर भी आ गया, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए, और डिफरेंस के बारे में जानकारी नहीं है। भाई अगर एक ही जनरेशन में दोनों चीज़ें आ रही हैं तो डेफिनेटली उनके काम करने के एनवायरनमेंट में, काम करने के तरीके में फ़र्क होगा, तभी तो आ रही होंगी। एग्जैक्टली। यू गेटिंग माई पॉइंट नॉट? तो फिलहाल तो अभी हमने इसके गेट। डिफरेंस को नहीं स्टडी करा। डिफरेंस हम स्टडी करेंगे जब हम फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा पेंडिंग हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन कौन सी आ रही है आपके पास? नेक्स्ट जनरेशन हमारे पास आ रही है आपकी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। ठीक है जी। पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है, लिखो ज़रा, बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ, बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन इंग्लिश लाइक instructions. It is based on the concept of plain English like instructions. Plain English like instructions. फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज की बात करूंगा तो वहाँ पे किसका इस्तेमाल था? बाइनरी का। सेकंड की बात करूंगा तो वहाँ पे किसका इस्तेमाल था? निमोनिक्स का। ठीक है। थर्ड की बात करेंगे तो हमने किसका इस्तेमाल करा था? इंग्लिश लाइक इंस्ट्रक्शंस का। इंग्लिश लाइक का। और फोर्थ जनरेशन के अंदर हमने क्या बोला? प्लेन इंग्लिश लाइक इंस्ट्रक्शंस। प्लेन का मतलब है कि लेवल हमारा और आसान हो गया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? लेवल हमारे पास क्या हो गया? और इजी हो गया और आसान हो गया। इंग्लिश का जो स्तर है वो हमने और आसानी से इस्तेमाल कर लिया। जैसे एग्जांपल के तौर पर लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि हमारे पास एक भाषा होती है, उसका नाम था जावा। मैंने कहा था जावा के अंदर कोई लाइन अगर हमें डिस्प्ले करवानी है तो हमें कमांड देना पड़ता है। तो अगर आपको याद होगा मैंने कमांड लिखा भी था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, साथ में एल, और यहाँ पे हमने क्या दिया था? हाय। ऐसे लिखना पड़ेगा। अब देखो, सिस्टम भी अंग्रेज़ी है, आउट भी अंग्रेज़ी है, प्रिंट भी अंग्रेज़ी है, पर इसको तो याद करना इतना आसान तो नहीं है मेरे ख्याल से। डिफ़िकल्ट है, थोड़ा टेढ़ा सा है। 10 तरह के सवाल यहाँ पे उठेंगे। सर सिस्टम क्या होता है? सर आउट क्या होता है? सर प्रिंट एलन क्या होता है? ब्रैकेट में डाला ये क्या होता है? सर बीच में डॉट क्यों लगाया? यहाँ सेमी कोलन क्यों लगाया? 6 चीज़ें मेरे को समझानी पड़ेंगी इस कमांड के बारे में, तब जाके आपको ये कमांड समझ में आएगा। ठीक है जी। पर जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के बारे में, तो वहाँ पर हमने क्या करा? अंग्रेज़ी का और सरल लेवल इस्तेमाल कर लिया और इजी लेवल इस्तेमाल कर लिया। एंड दैट इज़ वाई वी आर सेइंग इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश लाइक इंस्ट्रक्शंस। गॉट इट? प्लेन इंग्लिश लाइक इंस्ट्रक्शंस, प्लेन इंग्लिश लाइक इंस्ट्रक्शंस कॉन्सेप्ट वी हैव इन केस ऑफ थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, इन केस ऑफ सॉरी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। राइट? तो ये पहला पॉइंट हो गया हमारे पास। दूसरी बात ध्यान देना कि फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज हमारी क्यों आई थी, ये भाषा हमारी क्यों आई थी, ये बात समझना।
लेट अस से आप लोग थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में बैठ के काम कर रहे हैं। इधर यहाँ पे हमारे पास लेट अस ये कंपनी का एनवायरनमेंट है, जहाँ पे मेरे पास क्या पड़ा हुआ, आपका सर्वर पड़ा हुआ है, और ये मेरे पास क्या पड़ा हुआ, आपका स्विच पड़ा हुआ है, और ये मेरे पास क्लाइंट्स हैं। पहले भी शक्ल से रूबरू करवाया था मैंने आपको कि जो बड़ी सी मशीन होती है उसको टेक्निकल भाषा में मैंने क्या नाम दिया था, सर्वर। ये छोटी सी मशीन को हमने क्या नाम दिया था, क्लाइंट। और ये जो बीच वाला डिवाइस है जिससे सब कुछ अटैच होगा उसको मैंने क्या नाम दिया था, स्विच। मैंने कहा जितनी भी जानकारी है, जितना भी डेटा है, वो सारा का सारा कहाँ पड़ा हुआ मेरा, आपके सर्वर के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है जी, अब ध्यान देना ज़रा। यहाँ पे मेरा कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे मेरा मैनेजर बैठा हुआ है। ठीक है जी। और मैनेजर, ये मान लो यहाँ पे मेरा मैनेजर नहीं बैठा हुआ, बल्कि यहाँ मेरा एक ना वो बैठा हुआ, क्लर्क बैठा हुआ है। मैंने कहा जी इस जगह पे मेरे पास एक क्लर्क बैठा हुआ है। इसके पास कंपनी का ना मैनेजर चला गया और कह रहा है कि भैया डिस्प्ले द नेम ऑफ दोज एम्प्लॉयज़ हु वर्क्स इन डिपार्टमेंट नंबर 10। कह रहा है उन बंदों के नाम दिखाओ जो डिपार्टमेंट नंबर 10 में काम करते हैं। अब पहला सवाल मेरा आपसे एक ये है कि इसने जो बोला, इसने क्या बोला, हमारे मैनेजर ने क्या बोला, उसने बोला डिस्प्ले करो। क्या डिस्प्ले करो, कह रहा है एम्प्लॉयज़ के नाम को डिस्प्ले करो जो कहाँ पे काम करते हैं, डिपार्टमेंट नंबर 10 पे काम करते हैं, उनके नाम डिस्प्ले करो। पहली बात, क्या ये अपने में एडिशन ऑफ रिकॉर्ड है, बदले में जवाब मिलेगा नहीं। क्या ये अपने में मॉडिफिकेशन ऑफ द रिकॉर्ड है, बदले में जवाब मिलेगा नहीं। क्या ये अपने में डिलीशन ऑफ द रिकॉर्ड है, बदले में जवाब मिलेगा नहीं। ना तो किसी नए एम्प्लॉय की जानकारी को डाल रहे हैं तो एडिशन नहीं है, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन हम मॉडिफाई कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, वो भी नहीं है, ना ही किसी एम्प्लॉय की जानकारी को डिलीट कर रहे हैं, वो भी नहीं है। ये अपने में मेरे पास क्या देखा गया है, मैंने कहा ये अपने में मेरे पास इंक्वायरी देखा गया है, क्योरी देखा गया है। इंक्वायरी क्योरी मतलब क्या, पूछताछ। देखो जब बिजनेस के अंदर ना मोटे मोटे कितने काम होते हैं, मेरे पास चार काम होते हैं, रिकॉर्ड्स को ऐड करना, मॉडिफाई करना, डिलीट करना, या अपनी इंक्वायरी का जवाब लेना। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। एक बात को हमेशा याद रखना कि कंप्यूटर हमेशा उसी बात का जवाब देगा जिसका प्रोग्राम उसके पास होगा। जो सॉफ्टवेयर, जो प्रोग्राम कंप्यूटर के पास ऑलरेडी पड़ा होगा उसी का जवाब मिलेगा, अन्यथा किसी दूसरे क्वेश्चन का जवाब नहीं मिलेगा जिसका प्रोग्राम नहीं पड़ा हुआ। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, आप जानकारी दे दोगे क्योंकि मैंने आपको पढ़ा रखा है। अभी अगर मैं बोलूँगा बेटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है, आप जानकारी नहीं दे पाओगे। मैं कहा टीसीपी आईपी क्या होता है, आप जानकारी नहीं दे पा रहे। ओएसआई मॉडल क्या होता है, आप जानकारी दे नहीं पा रहे। क्यों नहीं दे पा रहे, क्योंकि इसका प्रोग्राम आपके दिमाग में नहीं है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। तो यानी कंप्यूटर सिस्टम हमेशा उस बात का जवाब देता है जिसका प्रोग्राम ऑलरेडी हमारे पास क्या होता है, पड़ा हुआ होता है। तो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के अंदर हमारे पास क्या था, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के अंदर हमारे सर्वर के अंदर ऑलरेडी ना तीन प्रोग्राम्स पड़े हुए थे। कौन कौन से, ऐड वाला, मॉडिफाई वाला, डिलीट वाला। और यहाँ पे जो मेरा क्लर्क इंक्वायरी कर रहा है, क्लर्क जो मेरा जानकारी मांग रहा है कि मेरे को उन बंदों के नाम बताओ जो डिपार्टमेंट नंबर 10 में काम कर रहे हैं, ये ना तो एडिशन की कैटेगरी में आते हैं, ना मॉडिफिकेशन में आते हैं, ना डिलीशन में आते हैं। ये केवल किसके अंदर आते हैं, आपका इंक्वायरी का पार्ट माना गया है, क्वेरी का पार्ट माना गया है। अब क्योंकि इंक्वायरी का प्रोग्राम, क्वेरी का प्रोग्राम मेरे सर्वर के पास नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है मेरे मैनेजर को बदले में क्लर्क जो है आंसर नहीं दे पाएगा। ठीक है जी। अब ऐसे केस में क्या होता था, ऐसे केस में क्लर्क को क्या करना पड़ता था, ऐसे केस में क्लर्क को सीधा किसके पास जाना पड़ता था, कंप्यूटर प्रोफेशनल के पास जाना पड़ता था, जिसको बदले में हमने क्या नाम दिया, कंप्यूटर प्रोग्रामर का नाम दिया। किसके पास जाना पड़ता था, कंप्यूटर प्रोग्रामर के पास जाना पड़ता था। क्यों जाना पड़ता था, वो उसको बोलता था कि भैया एक काम कर, मेरे को उन बंदों के नाम दिखा दे जो डिपार्टमेंट नंबर 10 में काम करते हैं। तो कंप्यूटर प्रोफेशनल को बोलता था कि मेरे को इस इंक्वायरी का, क्यूरी का जवाब दे दे। कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता था, उसकी इस इंक्वायरी के लिए एक बड़ा सा प्रोग्राम बनाता था। और जाहिर सी बात है इस प्रोग्राम को बनाने के लिए उससे 1000 रुपये की पेमेंट भी लेता था। ये प्रोग्राम किसके पास जाता था, क्लर्क के पास। क्लर्क ये प्रोग्राम कहाँ लेके जाता था, सर्वर के पास।
सर्वर के अंदर डालता था, सर्वर प्रोसेस करता था, और उसके बाद डिपार्टमेंट नंबर 10 के एम्प्लॉयज़ के नाम की जानकारी हमें मिल जाती थी। ये बात समझ में आ गई आपको, नहीं आई है? Yes. Got it. ठीक है, यानी इस पूरी क्रिया में अपनी इंक्वायरी का जवाब लेने के लिए हमें दो चीज़ फेस करनी पड़ रही है। एक तो हमें टाइम लगाना पड़ रहा है, क्योंकि प्रोग्रामर के पास जाना पड़ेगा, समस्या समझानी पड़ेगी, वह समस्या लिखेगा, फिर प्रोग्राम लिखेगा, फिर देगा, तो आने जाने में समय नष्ट होगा, बोलो हाँ है ना? Yes. Yes. दूसरा यहाँ पे क्या, मेरा यहाँ पे कॉस्ट भी लग रहा है, पैसा भी लग रहा है, 1000 भी तो देने पड़ेंगे। चलो, ये तो हमारे पास एक इंक्वायरी का जवाब हो गया। 5 दिन बीते, 5 दिन के बाद मैनेजर फिर क्लर्क के पास आ गया, कहता भैया उन बंदों के नाम बताओ जो डिपार्टमेंट नंबर 20 में काम करते हैं और जिनकी तनख्वाह, जिनका सैलरी लेटर से आपका 1 लाख से ज़्यादा है। कह रहा डिस्प्ले द नेम ऑफ दोज एम्प्लॉयज हु वर्क्स इन डिपार्टमेंट नंबर 20 एंड हु सैलरी इज अबव देन 1 लाख रुपीस। मेरा सवाल आपसे यहाँ पे क्या है, मेरा सवाल आपसे, क्या ये अपने में ऐड है, क्या ये अपने में मॉडिफाई है, क्या अपने में डिलीट है? तो आपने क्या बोला, ना ऐड है, ना मॉडिफाई है, ना डिलीट है। मैंने कहा बेटा फिर ये अपने में क्या माना गया? तो आपने कहा सर अपने में ये चीज़ क्या मानी गई है, इंक्वायरी मानी गई है। तो मैंने कहा क्या ये प्रोग्राम आपका ऑलरेडी पड़ा हुआ? आपने कहा मेरे पास ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं पड़ा हुआ। तो मैंने कहा फिर क्या करना पड़ेगा? आपने कहा इस इंक्वायरी के लिए हमें क्या बनवाना पड़ेगा, एक प्रोग्राम बनवाना पड़ेगा, और प्रोग्राम बनवाने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? कंप्यूटर प्रोफेशनल के पास, कंप्यूटर प्रोग्रामर के पास। प्रोग्रामर क्या करेगा? प्रोग्रामर आपकी याद में फिर से क्या करेगा, एक प्रोग्राम बनाएगा, और वो आपसे टाइम भी लेगा और वो आपसे पैसे भी लेगा। ये प्रोग्राम लेकर आप सर्वर के पास चले गए, सर्वर को दे दिया, और सर्वर ने फटाक से आपको जवाब दे दिया कि ये वो लोग हैं जो डिपार्टमेंट नंबर 20 में काम करते हैं, जिनकी तनख्वाह 1 लाख से ज़्यादा है। चलो, ये हमारे पास क्या हो गया, आपका सेकंड इंक्वायरी का हिसाब किताब हो गया। फिर क्या हुआ कि 3 दिन के बाद मैनेजर फिर आ गया, कह रहा भैया उन बंदों के नाम बताओ जो डिपार्टमेंट नंबर 30 में काम करते हैं और जिनका सैलरी लेटर से आपका 2 लाख से ज़्यादा है, और जो डिपार्टमेंट नंबर लेटर से आपका 10 में काम करते हैं, ठीक है, और जिसकी बीवी का नाम जो है लेटर से R से स्टार्ट होता है। अब बड़ा अजीब सा सवाल है यार, यहाँ तो बड़े सारे मल्टीपल परमुटेशन कॉम्बिनेशन आ गए। डैट वी हैव टू डिस्प्ले द नेम ऑफ दोज एम्प्लॉयज हु वर्क्स इन डिपार्टमेंट नंबर 30 हु सैलरी इज अबव देन 2 लाख रुपीज विच बिलोंग्स टू द डिपार्टमेंट नंबर 10 एंड हुज वाइफ्स नेम स्टार्ट विद लेटर R। इतनी सारी हमारे पास क्या होगी, आपकी इंक्वायरी आ गई हमारे पास। ये बात समझ में आई नहीं आई है? इतनी सारी हमारे पास इंक्वायरी आ गई है। तो इसके लिए हमें फिर किसके पास जाना पड़ेगा? हमें फिर से कंप्यूटर प्रोग्रामर के पास जाना पड़ेगा, प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, और अब की बार वो बंदा हमसे 2000 रुपये ले लेगा। कह रहा है बीवी का नाम भी मैंने बताया, ठीक है। इंक्वायरी मेरी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट है, तो उसने क्या करा, पैसा भी ले लिया और आपसे समय भी ले लिया। अब यहाँ पे हमारे कंप्यूटर प्रोफेशनल ने सोचा कि भैया इंक्वायरी वर्ल्ड में एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई अंत ही नहीं है, साला समाप्त होगा ही नहीं। 5 दिन के बाद फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक नया प्रोग्राम आ जाएगा, नया इंक्वायरी आ जाएगा, नया रिक्वेस्ट आ जाएगा, नया क्वेश्चन आ जाएगा कि उन बंदों के नाम बताओ जो डिपार्टमेंट नंबर 30 में काम करते हैं, जो दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में विकासपुरी में रहते हैं। फिर एक नया इंक्वायरी आ गया, यानी ये तो इनफाइनाइट है हमारे पास। हर बार क्या हमें नया प्रोग्राम बनवाना पड़ेगा, हर बार क्या हमें नए सिरे से समय व्यतीत करना पड़ेगा। तो ये कमी महसूस करी किसके अंदर, इन केस ऑफ 4th जनरेशन लैंग्वेज। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? क्योंकि दिन पे दिन हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, बिजनेस में कर रहे हैं। और बिजनेस में क्या मिलता है, कस्टमर, और कस्टमर का क्या तरीका होता है, पहले दुकानदार का जीना हराम करना माल खरीदने से पहले। तो हर इंक्वायरी का प्रोग्राम मेरे पास पहले से प्री डिफाइन होना चाहिए, और अगर मेरे पास इंक्वायरी का प्रोग्राम पहले से प्री डिफाइन नहीं होगा तो मैं कस्टमर को जवाब नहीं दे पाऊंगा। और अगर मैंने कस्टमर को जवाब नहीं दिया, अगर मैंने कस्टमर को जवाब नहीं दिया, तो कस्टमर कभी कस्टमर कंज्यूमर बनेगा ही नहीं मेरा। तो इस पूरी कहानी से आपने क्या सीखा? आपने इस पूरी कहानी से ये सीखा कि सर 3rd जनरेशन लैंग्वेज में अगर हमें क्वेरी का जवाब देना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोग्रामर से प्रोग्राम लिखवाना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 3rd जनरेशन के अंदर देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ किसका, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्राम डिपेंडेंसी। यानी हर इंक्वायरी के लिए हम किस पे डिपेंडेंट है, आपके प्रोग्राम पे डिपेंडेंट है। प्रोग्राम होगा तो जवाब मिलेगा, अदरवाइज कोई जवाब नहीं मिलेगा। ये बात क्लियर होगी या नहीं, समझ में आई है? और 3rd Ravi. जनरेशन में एक दिक्कत हो रही थी कि प्रोग्राम के लिए मैं पैसा भी खर्चना पड़ रहा था, मैं टाइम भी लगाना पड़ रहा था।
यानी मनी भी हमारा ख़राब हो रहा है, हमारा टाइम भी ख़राब हो रहा है। ये बात समझ में आ गई आपको? अब इसी समस्या को, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने किसको लॉन्च करा? इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए हमने फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज लॉन्च करा। और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में मैंने एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च करा जिसका नाम क्या आता है? एसक्यूएल। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया? एक नया कॉन्सेप्ट आ गया जिसको हमने क्या नाम दिया? एसक्यूएल का नाम दिया हुआ है। तो पहला सवाल बेटा यहाँ पे ये उठता है कि सर एसक्यूएल से मेरा यहाँ पे क्या मतलब होता है? मैंने कहा एसक्यूएल की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एसक्यूएल का मेरे पास क्या माना गया? फुल फॉर्म माना गया स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है जी। ये कब इन्वेंट करी थी हमारी? ये हमारी इन्वेंट हुई थी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में। क्या इसका इन्वेंशन थर्ड में, सेकंड में, फर्स्ट में था? बिल्कुल नहीं था, कदापि नहीं था। कोई पूछे भैया एसक्यूएल कब लॉन्च हुआ तो आप क्या बोलोगे? एसक्यूएल इन्वेंटेड इन फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। कोई डाउट यहाँ पे? नहीं मैंने कहा सर। ये क्या चीज़ अपने में देखा जाए, तो आपने कहा सर ये ना लैंग्वेज है। मैं कहा ये क्या करता है? आपने कहा जी ये डेटा का एक्सट्रैक्शन करता है। डेटा का एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या? क्या मतलब है? मान लो तुम्हारे पास 1 लाख रिकॉर्ड्स पड़े हैं, उसमें से 100 रिकॉर्ड्स निकालने हैं, तो ये एक्सट्रैक्टेड डेटा हो गया। एक तरह से देखा जाए ये 100 रिकॉर्ड मेरे पास क्या बनकर आ गया? आपकी रिपोर्ट बनकर आ गए। रिपोर्ट किसको दी जाएगी? हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट को दी जाएगी, ताकि वो लोग क्या कर सके? जीवन में फैसला कर सके, जिसको हमने क्या नाम दिया? डिसीजन मेकिंग का नाम दिया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में किसको इन्वेंट करा गया? हमने कहा फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में, जब आप फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमने एक स्पेशल तरह की भाषा को इन्वेंट करा जिसका नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म द एक्सट्रैक्शन ऑफ द डेटा। ठीक है जी। अब ये जो मेरी एसक्यूएल नाम की भाषा है, ये जो मेरा एसक्यूएल नाम का भाषा है, पहली बात इसको लर्न करना, राइट करना और डीबग करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसको लर्न करना, राइट करना, डीबग करना क्या हमारे पास सरल है। और इसके कमांड्स को लिखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते थे? इसके कमांड्स को लिखने के लिए हम सीधा प्लेन इंग्लिश लाइक इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल करते थे। ठीक है जी। टेक्निकल अंग्रेजी का इस्तेमाल नहीं करते थे, प्लेन इंग्लिश का। कैसे इस्तेमाल करते थे देखो ज़रा। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? मैंने कहा हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट करिए स्टार फ्रॉम कौन सी फाइल से? मैंने बोला एम्प्लॉय नाम की फाइल से। ठीक है जी। कंडीशन क्या है? मैंने कहा वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 10 और मैंने यहाँ पे सेमी कोलन लगा दिया। मैंने कहा डिस्प्ले करिए क्या? किसका नाम डिस्प्ले करिए? मैंने कहा स्टार। स्टार का मतलब क्या? सारी जानकारी डिस्प्ले कर दो। स्टार का मतलब क्या होता है? सारी जानकारी। मान लो एक फाइल के अंदर मल्टीपल जानकारी पड़ी है मेरे पास, ये फाइल है मेरे पास जहाँ पे एम्प्लॉय का कोड पड़ा हुआ है, एम्प्लॉय का नेम पड़ा हुआ है, एम्प्लॉय का एड्रेस पड़ा हुआ है, सैलरी पड़ा हुआ है, डिपार्टमेंट नंबर पड़ा हुआ है। अगर मैं ये सारी की सारी हेडिंग्स का कंटेंट डिस्प्ले करना चाहूँ तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ता है? आपका स्टार नाम का सिंबल लगाना पड़ता है। अगर आप कह रहे हो स्टार नहीं चाहिए मेरे को केवल एम्प्लॉय का नाम चाहिए और एम्प्लॉय का सैलरी चाहिए, दो चीज़ चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके लिए आपको कमांड कैसे लिखना पड़ेगा? आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। कैसे? मैंने कहा जी सिलेक्ट करिए किसका? एम्प्लॉय का नाम का और साथ में सैलरी का। कहाँ से? मैंने कहा फाइल का नाम है मेरे पास एम्प्लॉय फाइल, और कंडीशन क्या है? वेयर डिपार्टमेंट नंबर मेरे पास क्या होना चाहिए? आपका 10। आई वर्सन में तो अगर मेरे पास फाइल के अंदर 50 हेडिंग्स दे रखी हैं तो मैं 50 हेडिंग को डिस्प्ले करने की बात नहीं कर रहा। मैंने कितनी हेडिंग डिस्प्ले करने की बात करी? दो। एक का नाम क्या? एम्प्लॉय का नाम, और दूसरे का नाम क्या? सैलरी। कहाँ से? हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हज़ारों फाइलें पड़ी हैं, तो मैंने नाम स्पेसिफाई कर दिया कि जो एम्प्लॉई नाम की फ़ाइल है वहाँ पे सारी जानकारी पड़ी है, वहाँ से उठा ले। और कंडीशन क्या बता दी मैंने? कंडीशन ये बता दी कि जहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर मेरे पास क्या होना चाहिए? मैं कहा डिपार्टमेंट नंबर मेरे पास 10 होना चाहिए। मान लो जो कंपनी है वहाँ पे उसके पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट नंबर 10 भी है, 20 भी है, 30 भी है, 40 भी है, बड़े सारे डिपार्टमेंट्स हैं। पर मैं कह रहा हूँ कि नहीं भैया मेरे को तो केवल डिपार्टमेंट नंबर 10 की जानकारी चाहिए और कोई जानकारी मेरे को नहीं चाहिए। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई है? तो आपने ये जो कमांड दिया ये कोई टेक्निकल अंग्रेजी है कि जनरल अंग्रेजी है? मैंने कहा जनरल अंग्रेजी है, साधारण सी अंग्रेजी है आपकी। 15-20 दिन की अगर मैं आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा तो आप एसक्यूएल नाम की भाषा में मास्टर बन जाएंगे।
आप हर तरह का डेटा इंक्वायरी कर सकते हैं। आजकल आपने सुना होगा मार्केट में कि एक कोर्स बड़ा बिकता है, बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं उसका, कोर्स करते हैं, उसका नाम क्या है आज की डेट में? डेटा एनालिसिस। नाम सुना आप लोगों ने? डेटा एनालिसिस। कि सर Yes. हमें एक ऐसा कोर्स करवा दीजिए जहाँ हम डेटा को एनालाइज करेंगे। तो डेटा एनालिसिस का मतलब क्या होता है? कि रिपोर्ट बना के देना टॉप लेवल को, ताकि वो लोग क्या कर सके? डिसीजन मेकिंग कर सकें। भाई जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, पूरे 12 महीने में कौन सा माल ज़्यादा बिका, अमेजोन वाला जानना चाहता है, ताकि 2026 में वो माल ज़्यादा रखे। हेलो, समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? मान लो लड़कियों के लहंगे ज़्यादा बिके और इतने बिके कि लहंगे कम पड़ गए इस बारी, तो अगले साल अमेजोन वाला क्या करेगा? लहंगा कम करेगा, लहंगा बढ़ाएगा? बढ़ाएगा। लहंगा बढ़ाएगा ना, ताकि कस्टमर ना जाए ना। अगर वो कह रहा है कि मैंने पूरे साल में 1 लाख लहंगा बेच दिया और उसके बावजूद मैंने 20,000 लड़कियों को मना कर दिया, सॉरी लहंगा ख़त्म हो गया, तो ये तो नीचता होगी ना। कस्टमर तुम्हारी दुकान में आया, खाली हाथ निकल गया, डूब मरो जाके। तुमने धंधा खड़ा क्यों करा है? कस्टमर को वापस भेजने के लिए कि कस्टमर की जेब से पैसा निकालने के लिए? असूल क्या होता है धंधे का? पैसा निकालो, प्रॉफिट बनाओ। तो अगली बार जब अमेजोन वाला आएगा तो क्या करेगा? वो 1 लाख लहंगा नहीं बनवाएगा, अगली बार वो 1.5 लाख लहंगा बनवाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? Got it. अब पता लगा कि उसने क्या करा था, अमेजोन ने क्या करा था, उसने टाई भी रखी थी। अब पता लगा टाई कितनी रखी थी उसने? 2 लाख। और साला बिका कितना? 20,000। 1,80,000 टाई नहीं बिका। अब बताओ अगले साल वो टाई मंगवाएगा? या मंगवाएगा तो कितनी मंगवाएगा? वो 20,000 से ज़्यादा मंगवाएगा ही नहीं। वो कह रहा है सारा 1,80,000 रुपये का पैसा मेरा ब्लॉक्ड हो गया, ख़राब हो गया, 1 साल पड़ा रहा, मेरा नुकसान हो गया मेरे को। तो बताओ अमेजोन वाले को धंधा चलाने के लिए ये सारी जानकारी पता होनी चाहिए नहीं पता होनी चाहिए? टॉप लेवल को जानकारी पता होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अगर अमेजोन वाले को जेफ बेजोस ने 1,000 करोड़ का पैसा दिया हुआ है जहाँ माल उठा, तो उसके बंदों को भी तो परचेजिंग का तमीज़ होना चाहिए। Got या लड़की बोले कि नहीं नेल पॉलिश अच्छी लग रही है, सारी नेल पॉलिश परचेज कर लो। अरे तेरे कहने से थोड़ी काम होगा, डेटा जो कहेगा, डेटा को एनालाइज करेंगे तभी तो काम होगा। और वो डेटा एनालिसिस करने में कौन हेल्प करती है? एक भाषा। उस भाषा को मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। कोई बात समझ में आई है नहीं आई है? आगे से। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या सवाल पूछता हूँ कि क्या फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में एसक्यूएल को लॉन्च करा गया, तो आप क्या बोलोगे? यस। Yes. अगर मैं आपसे पूछूं क्या थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में हमारे पास एसक्यूएल नाम की भाषा वाला कॉन्सेप्ट था, आप क्या बोलोगे? नो। नहीं था। अगर मैं आपको बोलूँ कि क्या थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में डेटा की एक्सट्रैक्शन हुआ करती थी, डेटा की प्राप्ति होती थी, तो आप बोलेंगे यस। पर कैसे होती थी? मैंने कहा क्या एसक्यूएल नाम की भाषा के द्वारा होती थी? आपने कहा नो। मैंने कहा किसके द्वारा थी होती थी? आपने कहा था हमारे पास प्रोग्राम की डिपेंडेंसी थी, हमें प्रोग्रामर के पास भागना पड़ता था, प्रोग्रामर बनाता था, बनता था, लेकर आते थे, पैसे को आग लगाते थे, समय ख़राब करते थे। ये सारा कॉन्सेप्ट था थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में। पर दिन पे दिन धंधा हमारा कम हो रहा, बढ़ रहा है? धंधा बढ़ रहा है भैया। पहले मेरे अंकल अमेरिका जाएंगे, वहाँ से मेरे लिए कॉपी लेकर आएंगे और मैं खुश हूँगा, अमेरिका की कॉपी मेरे पास आ गई। पहले ज़माने में ऐसा हुआ करता था, साला आज अमेरिका मेरे घर पे है, अभी अमेजोन खोलूंगा, अमेरिका का कोई भी आइटम यहीं मंगा लूंगा, हफ्ते दिन के अंदर मेरे पास आ जाएगा। मेरे को अपने अंकल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि वो अमेरिका जाएंगे, मैं गड़गड़ाऊंगा, उनके पैरों में लेट जाऊंगा, रोने लग जाऊंगा, पिटने लग जाऊंगा, और तब जाके वो मेरे लिए कॉपी लेकर आएंगे। तो धंधा का लेवल आज कम हो गया कि ज़्यादा हो गया? ज़्यादा। बिजनेस हमारा कम हो गया, ज़्यादा हो गया? ज़्यादा हो गया। तुम रोटी कपड़ा मकान के अलावा बहुत सारा सामान मंगवाते हैं अमेजोन से जो तुम्हें ज़रूरत भी नहीं होती है। सच्चाई है कि नहीं है? तो इसका मतलब Yes. धंधा बढ़ गया, डेटा बढ़ गया हमारे पास। और समय समय पे हमें क्या करना पड़ता है? डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। और डिसीजन मेकिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है? डेटा का एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है। डेटा का एक्सट्रैक्शन करने के लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? भाषा का नाम क्या? एसक्यूएल। और एसक्यूएल का जन्म कब हुआ था? फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के अंदर। क्या इसको लर्न करना, राइट करना, इंप्लीमेंट करना आसान है कि मुश्किल है? आप क्या बोलेंगे? आसान है। और इसलिए हमने क्या बोला था? बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश लाइक इंस्ट्रक्शंस। कोई डाउट बच्चों? क्लियर है सर। क्लियर है बिल्कुल? मैंने जी। कहा था ना फोर्थ जनरेशन में हमें समय लगाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो डेटा एक्सट्रैक्शन का फीचर हमारा किस में आया? फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में आया। तो कल को अगर आपने फ्यूचर में क्या बनना है? अगर आपको फ्यूचर में डेटा एनालिस्ट बनना है, एनालिस्ट मतलब समझते हो क्या होता है? एनालिस्ट का मतलब होता है ऐसा इंसान जो एनालिसिस करता है। एनालिसिस मतलब क्या होता है बेटा? ऐसा इंसान जो डीप स्टडी करता है, गहराई में पढ़ाई करता है। तो उसको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? एक भाषा सीखनी पड़ेगी जिसका नाम क्या है? एसक्यूएल। स्ट्रक्चर ये क्वेरी सीखना ही लैंग्वेज। सीखना पड़ेगा, तभी जाकर आप बढ़िया काम कर सकते हो। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? गॉट इट।
और कल को मान लो आपको डेटा एनालिस्ट नहीं बनना, बल्कि आपको क्या बनना है, डेटा साइंटिस्ट बनना है। आपने सुना होगा बाज़ार में डेटा साइंस का भी कोर्स होता है, और वहाँ हम्म। डेटा साइंस के अंदर भी आपको एसक्यूएल सिखाया जाता है। उसके साथ और भी चीज़ें सिखाई जाती हैं। क्या उसके साथ और भी चीज़ें सिखाई जाती हैं, पर एसक्यूएल का मेटा योगदान होता है। ठीक है जी। अब हम जब साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हमारे पास साइबर सिक्योरिटी में एक अटैक होता है। उस अटैक का नाम मेरे पास क्या आता है, एसक्यूएल इंजेक्शन। क्या होता है, एसक्यूएल इंजेक्शन। इंजेक्शन। कह रहा है एसक्यूएल नाम का हमने क्या बना दिया, इंजेक्शन बना दिया, और किसको लगा दिया। मैंने कहा मैंने डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम वाले कॉन्सेप्ट को लगा दिया। सर ये कब आया, ये भी फोर्थ जनरेशन में आया था। अभी सब जानकारी दूंगा। और साला अगर इंजेक्शन लगा दिया मैंने, इंजेक्शन लगाने से हमेशा दो ही काम होते हैं, या तो बंदा स्ट्रांग होता है या बंदा वीक होता है। सर वीक कैसे होता है, मैंने कहा गलत इंजेक्शन लगा दो, किसी को एड्स है, एड्स का इंजेक्शन लगा दो, अगले को भी एड्स हो जाएगा, मर जाएगा साला। पीछे चला था अमेरिका में, कुछ ऐसा हो रहा था कि अमेरिकन लोग जिसको एड्स था, मान लो किसी एक आदमी को, शाहरुख, चलो किसी का भी नाम लेते हैं, एक्स वाई जेड आदमी को एड्स हो गया। अब जिसको एड्स हो गया उसको पता है मैं मरने जा रहा हूँ, तो उसकी ना घृणा सोसाइटी के प्रति बढ़ जाती है। तो वो क्या करता है, दुश्मनी निकालने के लिए अपना ब्लड लेता है, इंजेक्शन में डालता है, और बस्सी में जाता है, और बस्सी में जाके छोटा सा पिंच मार देता है, किसी के यहाँ लग जाता है, चीटी जितना दर्द होता है, और पता लगता है उसको भी इंजेक्शन लग गया, उसको भी एड्स हो गया। तो यानी कि अगर कोई मर रहा है तो दूसरा ही मरना चाहिए। अब बताओ बस में जाना कितना खौफनाक हो गया, क्राउड में जाना कितना खौफनाक हो गया। ये जो ये आजकल तुम्हारी उम्र के जो बच्चे हैं, 20-25 साल बच्चे जो डिस्कोथिक में जाके नाचते नाचते हैं, अगर वहीं पे एड्स के इंजेक्शन लगना स्टार्ट हो जाएं, या कोई एक ऐसी बीमारी के इंजेक्शन लगना स्टार्ट हो जाएं जिससे बंदा मरी जाए, तो क्या कहोगा फिर बताओ। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है। करेक्ट। तो यानी हमारे हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे एक आदमी, या आदमी तो नहीं मतलब कि सॉफ्टवेयर पर मैं अभी आदमी बना रहा हूँ उसका, जिसका नाम क्या, DBMS, जिसके पास यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, डेटा। और हैकर को क्या करना है बेटा, हैकर को ये डेटा क्या करना है, हैक्ड करना है। तो हैकर क्या बोलता है, भाई तेरे यहाँ तो इंजेक्शन लगाऊंगा मैं। क्या लगाऊंगा तेरे यहाँ पे, इंजेक्शन, अच्छे वाला गंदे वाला, गंदे वाला लगाऊंगा ताकि तेरा डेटा लीक हो जाए। और उस इंजेक्शन का नाम मेरे पास क्या है, एसक्यूएल। क्या नाम है, एसक्यूएल का इंजेक्शन। तो ये अपने में क्या, एक तरह से अपने में एक तरह से अटैक है। किसके ऊपर अटैक है, डेटाबेस के ऊपर अटैक है। तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को क्या करना पड़ेगा, इससे बचाना पड़ेगा। किसको बचाना पड़ेगा, कंपनी के डेटा को बचाना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। यस। हालांकि अभी मैंने एसक्यूएल के बारे में जानकारी नहीं दी, मैंने बस आपको छोटा सा एक तरीका बताया कि एसक्यूएल इंजेक्शन नाम का एक तरह से अटैक होता है, जो अगर अटैक लग जाए तो कंपनी को चोट लग जाती है। आई बात समझ में। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ भाई हमने फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में क्या पढ़ा, पहली बार फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है, वेरी हाई लेवल लैंग्वेज है, और एक और नाम दिया इसको, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। क्या नाम दिया, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। ठीक है नहीं। मैं कहा फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में हमने किसको इन्वेंट करा, हमने कहा एक स्पेशल कॉन्सेप्ट को इन्वेंट करा, जिसको मैंने क्या नाम दिया, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। फिर मैंने बोला भैया एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या होती है, आपने साफ कह दिया स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। मैंने कहा भैया किस काम आती है, आपने कहा डेटा की एक्सट्रैक्शन करने के काम आती है। डेटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये जानकारी किसको दी जाएगी, टॉप लेवल को। क्यों दी जाएगी, ताकि वो फैसले कर सके, डिसीजन मेकिंग कर सके। ठीक है जी। फिर मैंने क्या बोला, लर्न करना, राइट करना, डीबग करना, आसान है कि मुश्किल है, तो आपने कहा आसान है। फिर मैंने क्या बोला, बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन इंग्लिश लाइक इंस्ट्रक्शंस। यानी अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों के मुकाबले में आसान है। तीनों के मुकाबले में क्या है, आसान है। आई बात समझ में। अगला साफ कह रहा है कि एसक्यूएल पे काम करने के लिए दोनों कैटेगरी की तरह के लोग काम कर सकते हैं। प्रोग्रामर कैटेगरी का आदमी भी काम कर सकता है, और नॉन प्रोग्रामर कैटेगरी का आदमी भी काम करता है। कह रहा है प्रोफेशनल भी काम कर सकते हैं, नॉन प्रोफेशनल भी काम कर सकते हैं। प्रोग्रामर कौन होता है, एक ऐसा आदमी जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ज्ञान होता है, जिसने कंप्यूटर में 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल निकाला होता है। बात समझ में आ रही है। नॉन प्रोग्रामर का मतलब कि आप जैसे लोग हो गए। भाई विवेक हमारा क्या सीखता है, जैपनीज जैपनीज खेलता है, तो आईटी का तो प्रोफेशनल नहीं है ना ये। और ये हमारी जो लड़की है, क्या नाम है इसका, चेतना, ये डिज़ाइनिंग करके आ रखी है, ठीक है, कंप्यूटर में डिज़ाइनिंग आती है, प्रोग्रामिंग तो कुछ नहीं आती ना इसको।
तो आप लोग किस कैटेगरी के आ गए? नॉन प्रोफेशनल कैटेगरी के आ गए। मैंने क्या बोला, आप मेरे को 15 दिन का समय दो, मेरे से 15 दिन की ट्रेनिंग ले लो एसक्यूएल के ऊपर, उसके बाद उसके बाद तुम डेटाबेस से कोई भी जानकारी निकाल सकते हो। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? एसक्यूएल का बड़ी जगह, बहुत जगह इस्तेमाल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारा विवेक क्या बन गया, सीए बन गया। सीए का मतलब क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये जो सी है ये अपने में काम करता है, उस काम को हम क्या कहते हैं? ऑडिट करना। ऑडिट करने का मतलब क्या होता है? चेकिंग करना, एग्जामिनेशन करना, वेरिफिकेशन करना, इवैल्यूएशन करना। ये जो सीए नाम का आदमी है कहाँ उठ के जाएगा? ये उठ के जाएगा एचडीएफसी बैंक के पास जाएगा और चेक करेगा कि क्या सारे काम ढंग से हो पा रहे हैं, कहीं पे डेटा की चोरी या हेराफेरी तो नहीं हो रही, कहीं पर ऐसा तो नहीं हो रहा कि कंपनी ज़्यादा खर्चे दिखा रही है ताकि प्रॉफिट कम कर सके। प्रॉफिट कम करेगी, टैक्स देना कम देना पड़ेगा। तो ये सीए नाम का आदमी क्या करता है? ऑडिट करता है। अब मान लो एचडीएफसी बैंक के पास ज़्यादा नहीं 400 करोड़ की ट्रांजेक्शन हैं। 400 करोड़ ट्रांजैक्शंस हैं। अब क्या वो सारी की सारी लाइनों को ऑडिट करेगा? ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो क्या करता है? 400 करोड़ में से मात्र 400 लाइनों को टारगेट कर लेता है और टेस्टिंग कर लेता है। यानी 400 करोड़ में से 400 रिकॉर्ड्स को निकालना है, एक्सट्रैक्शन करना है। अब वो एक्सट्रैक्शन किसके थ्रू होगी? एसक्यूएल के थ्रू। अब ये भाई हमारा सी है, नलायक है साला, कंप्यूटर में कुछ नहीं आता है इसको। इनको टैक्स में खेलना आता है, जीएसटी में खेलना आता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, स्लैब रेट्स क्या होता है, वो सब खेलना आता है। पर जब कंप्यूटर की बात करी जाती है तो सीए के हाथ कांपते हैं। तो इस विवेक ने क्या करा? इस विवेक ने अपने साथ एक असिस्टेंट रख लिया। उस असिस्टेंट का नाम क्या? चेतना। तो चेतना क्या हमारी एसक्यूएल में मास्टर है। अब विवेक को जब भी कोई जानकारी निकालनी होती है तो चेतना को बोलता है, चेतना निकालना डिपार्टमेंट नंबर 10 की जानकारी निकालना जिसके एम्प्लॉय की तनख्वाह 1.5 लाख से ज़्यादा है। चेतना वो रिकॉर्ड्स निकालना है जहाँ पे कंपनी ने 50 लाख से ऊपर की क्या कर रखी है? परचेजिंग कर रखी है। चेतना उस बंदे का नाम बताना, उस वेंडर का नाम बताना जिससे कंपनी ने 50 करोड़ से क्या ले रखा है? कर्जा ले रखा है। बात में आ रही नहीं आ रही है? और चेतना हमारी मास्टर है किसमें? एसक्यूएल नाम की भाषा में। 15 सेकंड के अंदर टाइप करके ठक 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 फटाट आंसर दे दिया। किसको? विवेक को। अब क्योंकि विवेक मेरा सीए नाम का आदमी, अभी दिमाग लगाएगा कि हाँ कंपनी में फ्रॉड हो रहा है कि नहीं हो रहा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो हम पहले क्या करते हैं? खूब सारा डेटा इकट्ठा कर लेते हैं, फिर एट द एंड हमें रिपोर्टें बनानी होती है तो डेटा को क्या करना पड़ता है? एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है। वो एक्सट्रैक्शन करने में कौन हेल्प करता है? हमें एसक्यूएल नाम की भाषा। जिसको डेवलप करा, इन्वेंट करा कौन सी जनरेशन में? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो बदले में क्या जवाब मिलेगा? फोर्थ। लर्न करना आसान है, मुश्किल है? आसान है। इसलिए हमने क्या बोला? बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन इंग्लिश लाइक इंस्ट्रक्शंस। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। क्लियर है बात सभी को? अब मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया? मैंने कहा इसको हमने एक और नाम दिया है। क्या नाम दिया है इसको हमने? इसको हमने नाम दिया है नॉन प्रोसीजरल भाषा। अब देखो मैंने क्या बोला? मैंने यहाँ पे ये बोला जी लैंग्वेजेस जो होती है ना, दो तरह की होती है मेरे पास। एक होती है प्रोसीजरल और एक होती है नॉन प्रोसीजरल। विवेक जी प्रोसीजरल का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लिकेट या लेस कॉम्प्लिकेट? प्रोसीजर कॉल बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। कॉम्प्लिकेट होता है। चेतना, प्रोसीजरल का मतलब क्या होता है? छोटा या लंबा? फिर लंबा। लंबा। जायज़ सी बात है। मैंने कहा भैया प्रोसीजर बता दे, क्या प्रोसीजर है, सीए कैसे बना जाता है? तो तू मेरे को ए टू जेड बताएगी। सर सीए में फाउंडेशन का एग्ज़ाम देना पड़ता है, इंटर का देना पड़ता है, फाइनल का देना पड़ता है। फाउंडेशन में 4 होते हैं, इंटर में 6 होते हैं, फाइनल में 8 होते हैं। 8 से 14 और 14 4 18, 18 पेपर देने पड़ेंगे। सर 2 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। मतलब पूरा एक्सप्लेन में जानकारी देगी तू मेरे को। उसको बिल्कुल। हमने क्या नाम दिया? प्रोसीजरल। हम्म, नॉन प्रोसीजरल मतलब क्या होता है? उल्टा। उल्टा क्या होता है? अगर ये लेंदी है तो वो क्या होगा? शॉर्ट होगा। बताओ। बोलो हाँ ना? यस सर। तो शॉर्ट इसको हमने होगा। क्या बोला? हमने फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज को क्या बोला? ये लंबा प्रोसेस है कि छोटा है? मैंने कहा छोटा है, इसलिए इसको बदले में क्या नाम दिया? नॉन नॉन प्रोसीजरल का नाम प्रोसेसर। दिया। अगर आप महसूस करें तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में ये हमारा क्लर्क है, ये कैसे काम करता है? ये सिंपल पहले कमांड देता है एक भाषा में। भाषा का नाम क्या आता है? एसक्यूएल। हम्म। और कमांड किसको देता है? जाहिर सी बात है कंप्यूटर सिस्टम को। कंप्यूटर सिस्टम एक तरह से इसके लिए क्या है? जिनी की तरह है। क्या हुक्म है मेरे आका, हा 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 हा, ऐसी करेगा। और ये सिंपल क्या करेगा? ऑर्डर देगा इसको, चलो ये डिपार्टमेंट नंबर 10 के एम्प्लॉयज़ के नाम निकाल। सारा काम कौन करेगा? जिनी।
तो इसके लिए क्या, क्लर्क के लिए प्रोसीजरल है कि नॉन प्रोसीजरल है? नॉन प्रोसीजरल। चेतना को हम्म। भूख लगी, चेतना ने मम्मी को बोला मम्मी आलू का पराठा बनाओ। अब मम्मी क्या करेगी? मम्मी के पास दो तरीके हैं, किचन में जाए, आलू बॉयल करे, आलू मैश करे, पेड़े में डाले, नमक मिर्च हरी मिर्च मसाला हरी मिर्च, तवे पे पकाया, मक्खन लगाया, खिला दिया। मम्मी ने मेहनत कम करी ज़्यादा करी? ज्यादा करें। प्रोसीजरल है कि नॉन प्रोसीजरल है? प्रोसीजरल है। प्रोसीजरल है। अगले दिन चेतना ने फिर बोला मम्मी आलू का परांठा। मम्मी बड़ी स्मार्ट, मम्मी ने फ़ोन बुलाया या जोमेटो की ऐप खोली, 4 परांठे भेजना, फटाट आगे। प्रोसीजरल है कि नॉन प्रोसीजरल है? नॉन नॉन प्रोसीजरल। प्रोसीजरल। तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में जो एक्सपर्ट्स काम करते हैं वो कैसे काम करते हैं, किस अंदाज में काम करते हैं? क्या बोलेंगे? नॉन प्रोसीजरल अंदाज में। नॉन इसीलिए इसको प्रोसीजरल। हमने क्या बोला, दिस लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। क्लियर है? Yes. क्लियर है सर। लास्ट 47 मिनट से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। तो यहाँ तक कोई ओके। डाउट है तो बताओ। सर एक छोटा सा डाउट है इसमें, आपने बोला कि सीक्वल जनरेशन में आया है, हम्म। एंड जो बाकी जो लैंग्वेज है वो प्रीवियस जनरेशन में आएगी सर? हाँ बोलो बोलो, क्वेश्चन क्या है? सर आपने बोला ना कि सीक्वल फोर्थ जनरेशन में मैंने आई है। कहा एसक्यूएल नाम की भाषा फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में आई थी। थर्ड जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में पहली बात इंक्वायरी वाला काम कम होता था। और अगर इंक्वायरी वाला काम होता था तो पहले हमें प्रोग्राम बनवाना पड़ता था। जब हमारी ज़िंदगी में जोमेटो नहीं था, रेस्टोरेंट नहीं थे, तो मम्मी को मेहनत करनी पड़ती थी। पहले वाली मम्मियाँ ज़्यादा बढ़िया थी, आजकल की मम्मियाँ निकम्मी हैं। क्योंकि आजकल की मम्मी क्या करती है, फ्रोज़न फूड का इस्तेमाल करती हैं। स्माइली खा ले मेरा बच्चा। अबे साला कब से हम्म। आलू जमा हुआ पड़ा है, क्या खिला रहे हो बच्चों को यार? वो जो मटर होते हैं छिलकों से छिलने ना पड़े, तो क्या करती है, सफल के मटर मटर लाती है और फ्रीजर में डाल देती है। और हम्म। जब मटर आलू बनाने पड़ते हैं वो फ्रीजर के निकाले, डाल दिए, खत्म काम। अब बच्चे की हेल्थ कहाँ से बनेगी बताओ? प्रोटीन तो अंदर मर गया, विटामिन सारे मर चुके हैं उसके। केवल पेट भरने वाला काम ही तो करा जा रहा है। Yes. तो पहले थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज में हमारे पास इंक्वायरी वाला ज़्यादा काम नहीं होता था। छोटी मोटी जो भी इंक्वायरी होती थी हम उनको 10-15 प्रोग्राम लिखकर बांध देते थे। पर साला आजकल तो पर इंक्वायरी का अंत ही नहीं है हमारे पास। इसलिए मैंने थर्ड को क्या नाम दिया था, प्रोसीजरल लैंग्वेज का नाम दिया था। अगर आप ध्यान देखिए, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज प्रोसीजरल लैंग्वेज। वाई? बिकॉज इन दैट लैंग्वेज वी हैव टू स्पेसिफाई ईच एंड एवरी सिंगल स्टेप। समझ आ रही बात, नहीं आ रही है? बड़े। तो क्या पुराने ज़माने में इंक्वायरी हुआ करती थी? होती थी, पर कम होती थी। आजकल की मम्मी ज़्यादा छिछोरी हैं, पहले की मम्मी छिछोरियाँ नहीं थी। आजकल की मम्मी को किटी पार्टी जाना है, बच्चों बच्चे गए आग लगाने। आजकल की मम्मी को घूमना है, वो क्रच में डाल के घूमती है। आजकल वो कहती मेरी मेरी माई लाइफ माई लाइफ माई लाइफ इंडिपेंडेंस। बच्चे पैदा क्यों करे? और इतनी आग क्या लगी थी, शादी भी मत करती तू। तो या तो शादी करनी है तो करो, निभानी तो निभाओ, फिर बच्चे पालने फिर पैदा करो, फिर उसको जिम्मेदारी से पालो ना। तुम्हारे माँ बाप ने तो तुम्हें अच्छा हेल्दी पाल दिया। अब तुम गंद खिला रहे हो तो तुम्हारे बच्चों को दिक्कत नहीं होगी यार? हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे क्या? कैसे नहीं होंगे? दुनिया भर की बीमारियां बढ़ रही है हमारे पास। तो समझ में आई बात विवेक जी? Yes. तो ये हमारी सारी समस्याएं हैं। तो फ्रोजन फूड अच्छा होता है गंदा होता है? गंदा होता है ना यार। ग- ताज़ा खाना खाना चाहिए ना। इतने कैंसर के केस बढ़ रहे हैं किसकी वजह से? इरफान पठान नाम सुनोगे? इरफान पठान था, कौन था वो इरफान जो बेचारा एक्सपायर हो गया? इरफान नाम था ना। इरफान खान। इरफान इरफान खान देखा तुमने? देखा चेतना? नहीं देखा? वो ये देखते हैं, और उसकी शक्ल देखते हैं बेचारे की। उसने खुद बोला था यार मैंने साला फ्रोजन फूड खा के मैं मर रहा हूँ। एक्सेप्ट करा था उस बंदे ने। देखा पर शक्ल याद नहीं आता। अभी शक्ल याद कराते हैं उसको, याद करते हैं भाई को। गूगल बाबा आ जाओ। एक तो गूगल ने इतना मज़ा दिलाती है ना ज़िंदगी का, इसकी हद ही नहीं है। इरफान खान, ये रहा। एक्टिंग बहुत बढ़िया करता था भाई, याद आ गया होगा। आया याद नहीं आया? कट तो नहीं की कॉल? हेलो? क्या यार? यही कोई दिक्कत है इसको।
हाँ जी, कॉल ही कट गई थी। देखी, दर्शन करे नहीं करे? क्या सर? शक्ल देखी नहीं देगी इरफान जी की? नहीं सर। कॉल ही कट गई ना साली। हम्म। तो क्या करें, इसको हम इसी में ओपन करते हैं। अब क्या मूवीज का नाम बता दो तो आइडिया लग ये आ जाएगा। गया इरफान, अब आ गया। देख लिया? ओ अच्छा ये। हाँ, ये मर गया ना, मर गया ना बेचारा कैंसर से। हाँ हाँ हाँ, ये फ्रोजन फूड खा के हाँ, उसकी क्या है साला, डेथ। फ्रोजन फूड का बेड़ा गर्क हुआ सारा। साला हमने क्या करना, घर में हमारे वो बीवी थी नहीं या जो भी नहीं थी। साला वो क्या कहते हैं, आलू का पराठा ठंडा फ्रिज में डाल के रख दिया, खा रहे 6 6 दिन बाद। क्या है साला, क्या हेल्थ बनेगी बताओ? ये अमेरिकन सिस्टम पूरा गंद है, बर्गर पिज्ज़ा ये सब बकवास चीज़ तो है हमारे पास। हम्म। तो घर का खाना, हेल्दी खाना वो कहते हैं साला 24 घंटे के बाद तो जानवर को खाना नहीं देना चाहिए। और यहाँ की मम्मी एक फ्रिज में डाल दो, बस राजमा बना दिए, 6 दिन राजमा ही चलेंगे साले। 3 दिन से पहले राजमा ख़त्म ही नहीं होते। ऐसे बनाती एक बार में इतना इतना बनाती पूरा मोहल्ले को खिला दे। फिर उसको अगले 6 दिन आराम करना, किट्टी पार्टी बजाना है उसको, बस। और वहाँ जाके बस इंस्टाग्राम की रीलें बनानी, बस तेरे मस्त मस्त दो नैन, उसी में डांस करेंगी बस। साला जीडीपी रेशियो में कुछ बढ़ावा दे दो, खर्चे करने हैं बस इनको। चलो एनी हाउ, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अभी हमारा धंधा बहुत बढ़ गया है इरफान जी, अपना विवेक जी। और इसलिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चे, हमें डीबीएमएस का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, तभी जाके हमारे पास काम आपका बन पाता है। क्लियर है? Yes. कोई दिक्कत तो नहीं? सर, नहीं। सर ओवरऑल जो मतलब पहले की 3 जनरेशन थी वो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और मनी कंज्यूमिंग थी ना। नहीं बेटा, और पहले के ये तीन जो जनरेशन में आई लव यू नहीं हुआ करता था। बात समझो। तुम फर्स्ट जनरेशन में बैठी हो, सारा काम किस में हो रहा है, बाइनरी में। तुम कह रही मैं बॉयफ्रेंड को लेटर लिखूंगी, अरे पागल होगी। उस टाइम का जो कंप्यूटर था वो बॉयफ्रेंड को लेटर लिखने के लिए नहीं था, वो था साइंटिफिक कैलकुलेशन करने के लिए, भूकंप कब आएगा, बाढ़ कब आएगी, ये जानने के लिए। समझ आ रही बात? अभी ये जो तुम्हारे व्हाट्सएप में इमोजी जा रहे हैं दिल के शेप में, ये उस समय का ज़माना नहीं था, ये तो बाद में आया। हम्म, ठीक है ना? तो इसलिए फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में कुछ कंप्यूटर का पर्पस कुछ और ही लेवल का था। डिफेंस सिस्टम के लिए था, बैंकिंग सिस्टम के लिए था। ये जो वैलेंटाइन डे वाली हरकतें हैं, ये तो अभी आई हमारी जनरेशन में। हम्म, ठीक है? गॉट इट। और कोई डाउट विवेक जी? नहीं सर। क्लियर है? तो लिखो सर पहला। डीबी हाँ बोलो बोलो। डीबी डीबीएमएस के बारे में भी आप वो बताऊंगा, समझाओगे अभी ना? तो शुरू भी नहीं करा मैंने। ठीक है। लिखो ज़रा, लिखो फटाफट, कुछ लिखो इसके बारे में। फोर्थ जनरेशन के लैंग्वेज के बारे में लिखिए। क्या लिखोगे? इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ, बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ड ऑन द प्लेन इंग्लिश लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन इंग्लिश लाइक इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस। ठीक है नहीं? दूसरा, इजी टू लर्न, कोमा राइट एंड debugging debugging of the instructions। ठीक है बच्चे? concept of SQL is invented in fourth generation language। ठीक है जी? concept of SQL is invented in fourth generation language, right? लिखिए ज़रा, SQL is implemented to perform the extraction of the data। ठीक है जी? उसके बाद लिखो, इट इज़ meant for professionals and
as well as non-professionals, and as well as non-professionals. ठीक है जी, अगला लिखो also known as, also known as क्या बोला मैंने, also known as non procedural language, also known as non procedural language, which means user is just required, which means user is just required to specify what is demanded rather than how it is performed. ठीक है जी, कह रहा है यूज़र को क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा क्या चाहिए। मम्मी परांठा चाहिए, बस ख़त्म, परांठा हाजिर, मेम साहब के आगे परांठा हाजिर। तो हमें क्या करना पड़ा, वी जस्ट रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई व्हाट इज़ डिमांडेड रादर देन हाउ इट इज़ परफॉर्म। हमें नहीं बताना पड़ा, हमें नहीं करना पड़ा, आलू बॉयल करने पड़े, आलू मैश करने पड़े, हमें कुछ नहीं करना पड़ा, सिंपल हुक्म करा, आ गया हमारे पास। समझ में आई बात नहीं आई है? इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज का नाम दिया। राइट, एक लाइन नोट लिख लो, इन दिस जनरेशन, in this generation a special concept was invented, a special concept was invented with the name of DBMS, stands for database management सिस्टम। ठीक है जी, उसके लिखिए, आगे लिखिए, एंड एसक्यूएल इज कंसिडर्ड एज अ component of डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कह रहा जो हमारा एसक्यूएल है वो कायदे से क्या माना गया है, वो हमारे पास कंपोनेंट माना गया है। किसका कंपोनेंट माना गया हमारे पास, कंपोनेंट माना गया आपका डीबीएमएस का। आई बात समझ में? कह रहा है एसक्यूएल इज कंसिडर्ड एज अ कंपोनेंट ऑफ डीबीएमएस, ये डीबीएमएस का पार्ट माना गया। तो यहाँ पे हमारे कुछ नए सवाल पैदा हो जाते हैं, क्या कि सर डीबीएमएस क्या होता है, दूसरा सर डीबीएमएस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। आपने तो बोला कि एसक्यूएल कंपोनेंट है, तो मैंने कहा भैया इसके 6 कंपोनेंट्स होते हैं, उन 6 में से एक एसक्यूएल होता है। ठीक है नहीं सर, क्या डीबीएमएस का जो कॉन्सेप्ट है वो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में था? नहीं, मैंने कहा कब लॉन्च करा, फोर्थ जनरेशन में। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो स्पेशल काम होगा यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो स्पेशलिटी होगी। आई बात समझ में? तो ये जो डीबीएमएस है इसके साथ हमारा एक कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट होता है, आने वाले समय में स्टार्ट होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, डेटाबेस सिक्योरिटी। क्या है डेटाबेस सिक्योरिटी? कंपनी का जो भी डेटा होता है वो सारा कहाँ पड़ा होता है, डीबीएमएस के प्लेटफॉर्म में पड़ा होता है। किसी हैकर को चोरी करना तो किसको चोरी करेगा, डीबीएमएस को। यार कंपनी का डेटा बर्बाद कर दो, कंपनी बर्बाद हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो कंपनी का डेटा कहाँ पड़ा हुआ है, मैंने कहा डीबीएमएस के अंदर पड़ा हुआ है। वो बात अलग है कि डीबीएमएस होता क्या है वो सब समझाऊंगा। अब एक जनरल सा आइडिया दे रहा हूँ कि डेटा कहाँ पड़ा होता है, तो आप क्या बोलोगे, डीबीएमएस के अंदर पड़ा होता है। तो अगर मैं हैकर हूँ, मेरे को चेतना को बर्बाद करना है, चेतना एक कंपनी की हेड है, कंपनी का नाम है रिलायंस, ठीक है ना, इसका सैलरी पैकेज है साल का 80 करोड़ का। मैं चाहता हूँ इस लड़की को रिलायंस वाला बाहर धक्के मार के भगा दे,
तो मैं क्या करूँगा, कंपनी का डेटाबेस हैक कर दूंगा। मुकेश अंबानी किसको डांटेगा, चेतना को, क्या बोलेगा, गेट आउट। 80 करोड़ की तू तनख्वाह ले रही है और हमारी कंपनी के डेटाबेस को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो क्या लिपस्टिक लगाने के पैसे दूंगे तेरे को? समझ में आई बात, नहीं आई है? तो अब डेफिनेटली इस डीबीएमएस की सिक्योरिटी हमारी कमजोर होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, स्ट्रांगेस्ट हाँ। होनी चाहिए। क्या होना चाहिए हमारी बेटा, स्ट्रांगेस्ट। तभी तो काम बनेगा। तो अब बड़ा एक भयंकर क्वेश्चन हमारा खड़ा हो गया, क्या खड़ा हो गया कि सर डीबीएमएस क्या होता है सर। ये डीबीएमएस को पढ़ने में ना मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं तो हमारी 6 से 7 क्लासेस लग जाएंगी। अगले 6 से 7 क्लासेस में तकरीबन 10 घंटे का ज्ञान आगे आपको किस में दूंगा, डीबीएमएस के ऊपर। आई बात समझ में बच्चे? तो कुल मिला के अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, हमने कहा जी हमारी ज़िंदगी में क्या आता है, कंप्यूटर आता है। कंप्यूटर को बढ़िया पढ़ना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नेटवर्क। सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं, गैस। सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने तरह की होती है, 6 तरह की। क्या नाम था डीपीएस का, ओलू। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने तरह की थी, 5। डीबीएमएस वाला कॉन्सेप्ट किस में आया, 4th जनरेशन में। कंपाइलर इंटरप्रेटर वाला कॉन्सेप्ट किस में आया, 3rd जनरेशन में। असेंबलर वाला कॉन्सेप्ट किस में आया, 2nd जनरेशन में। बाइनरी वाला कॉन्सेप्ट किस में आ गया, फर्स्ट जनरेशन में। अब हमें अगली कक्षा में पढ़ना है कि डीबीएमएस क्या होता है। ठीक है जी। तो फाउंडेशन बन रही है आपकी धीरे धीरे, चीज़ें समझ में आ रही हैं जी सर। धीरे सर धीरे हाँ बोलो बोलो। एसक्यूएल एसक्यूएल कैसे यूज करते हैं उसमें? हाँ ट्रेनिंग ये देंगे आपको। ठीक है। एसक्यूएल ट्रेनिंग, एसक्यूएल कैसे यूज़ करते हैं, एसक्यूएल की मदद से हम कैसे अटैक्स मारते हैं, वो सब सिखाएंगे आपको। ठीक है। उस टॉपिक का नाम मैंने बता भी दिया आपको, किस नाम से बताएंगे आपको, एसक्यूएल का इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल का इंजेक्शन। इंजेक्शन। ठीक है ब्रो, और कोई डाउट? नहीं। धीरे धीरे चार्ट आपका खतरनाक खूंखार होता रहेगा, हम्म। चीज़ों को पढ़ते रहना ढंग से। आज क्या डे है, टुडे इज फ्राइडे, वी आर मीटिंग ऑन मंडे। ठीक है। सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी? हमारी जो क्लास होगी हफ्ते में 3 दिन होगी, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। ओके। ठीक और है। आज हमारी क्लास नंबर कौन सी है, छठी, 6th है, नहीं सर, फिफ्थ है आज। 5th है आज। क्लास गिनते रहना, हर क्लास गिनते रहना, क्योंकि 12 क्लास के बाद मेरे को तुम्हारी दोबारा फीस चाहिए। तो मेरे ठीक को है। इंतज़ार रहता कब 12 हो। ठीक है ना, तो आज हमारी 5th क्लास है। तो ठीक 7 क्लास बाद लक्ष्मी आएगी मेरे पास। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। ओके, सी यू। या तो वो है मल्टीमीडिया वाला। वे कहाँ शेयर करे चूतिए, शेयर कर साले।